हाय एवरीबॉडी, आई एम अदिति। बहुत दिनों के बाद एक नए चैप्टर के साथ आए हैं आप लोगों के सामने। हम सॉरी, बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं और एक नया चैप्टर के साथ आए हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये एक चैप्टर है जो बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम हर जगह आपको पढ़ना है। तो आप अगर उस क्षेत्र से हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप चाहो तो पूरा देखो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। पहले ऑर्गेनाइजेशन से तो आप समझ रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। कल्चर से भी आप समझो कि क्या बात की, कोई नई बात नहीं की जा रही है, एकदम इजी है। जैसे कि हमारे रिलीजियस कल्चर होते हैं ना, कुछ कुछ सिद्धांत, कुछ कुछ चीज़ों को हम फॉलो करते चले आ रहे हैं स्टार्टिंग से, वैसे ही कुछ कुछ प्रोफेशनल कल्चर्स भी होते हैं जो कि हम फॉलो करते चले आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपनी अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करती है। जैसे अलग अलग रिलीजन अपने अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करती है, वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने अलग अलग कल्चर को फॉलो करती है। कल्चर तो पहले आप समझ गए कि सिद्धांत होता है, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप तो सीनियर्स हो, ग्रेजुएशन वाले ही पढ़ रहे होंगे इस चीज़ को एग्जैक्टली, और अगर ट्वेल्थर्स भी पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और एमबीए वाला को तो ऐसे ही समझ में आ जाना है एक ही बार में। तो बता दे रही हूँ मैं कि कल्चर जो कुछ ऐसे सिद्धांत और ऐसी चीज़ें जो शुरुआत से चली आ रही हैं उसे कहते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे तौर तरीके जो शुरुआत से चली आ रही हैं और हम उस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे रिलीजियस कल्चर्स हम फॉलो करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल में प्रोफेशनल कल्चर्स भी होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्टिव के लिए फॉलो की जाती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है कुछ तौर तरीकों, कुछ सिद्धांतों को जो शुरू से चलते आ रहा है, उसकी प्रॉफिट ही हुई है उससे, उस सिद्धांतों को फॉलो करके वो सक्सेस की है, तो ऑफकोर्स उस चीज़ को बढ़ावा देगी। तो और कुछ कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उसको बरकरार रखना चाहती है। उसका वो एक, क्या कहते हैं, एक इमेज है, एक सिंबल है कि हाँ, उस ऑर्गेनाइजेशन का वो एक कल्चर है और उसको उसको फॉलो करके वो एक बहुत बड़े पोजीशन पे जा चुकी है। जैसे कि देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर होता है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा ये करना है, सेटिस्फेक्शन लेवल देना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन लेवल पे ध्यान नहीं देगी, वो क्या करेगी, बस अपने रूल रेगुलेशन पर ही ध्यान देगी। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हैं, अलग अलग तरह के सिद्धांत हैं, उनके बिलीफ सिस्टम अलग अलग हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर, कि कंज्यूमर खुश रहेगा तो ही जो है हमारी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन को कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन से मतलब नहीं, उनको बस प्रॉफिट से मतलब है कि हमारे सिद्धांत तो बस प्रॉफिट कमाना है और हम प्रॉफिट के लिए कुछ भी करेंगे, कंज्यूमर सेटिस्फेक्ट है कि नहीं है, हमको अपना रेट वही रखना है जो है। तो अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग बिलीफ सिस्टम, अलग अलग विश्वास करने का तरीका, चीज़ों को अलग अलग नज़रिया अपने चीज़ को करने का। तो जैसे अलग अलग धर्म में अलग अलग कल्चर होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, तो उसकी अलग अलग प्रोफेशनल चीज़ों की अलग अलग कल्चर होती है। ठीक है, तो देखो, हम टाइप्स ऑफ कल्चर के बारे में देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं और सब एक अलग अलग कल्चर पे चल रही है। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का है कि सेम कल्चर है, बहुत सारे मिलते जुलते कल्चर पे चल रही है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने अलग अलग कल्चर पे चल रही है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कल्चर्स में मैं आपको बताती हूँ कितने सारे मिनिमम टाइप्स होते हैं कल्चर के। ऐसे तो कल्चर के बहुत सारे टाइप्स है वर्ल्ड वाइड, लेकिन आप लोगों को पढ़ना कितना है, मिनिमम 7 टाइप्स की मैं बताती हूँ। अभी आगे एक और अलग तरीके से मैं एक कल्चर को डिफाइन करूँगी, वो वीडियो भी आएगा आपके पास। उसमें भी मैं बताऊँगी कि अलग अलग टाइप के कल्चर कुछ कुछ और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल आप 7 पढ़ो, इसको पढ़ो। फर्स्ट, नॉर्मेटिव कल्चर, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन करिए। सेकंड, प्रैग्मेटिव कल्चर। थर्ड, एकेडमिक कल्चर। फोर्थ, बेसबॉल टीम कल्चर। फिफ्थ, बेट्स योर कंपनी कल्चर। सिक्स्थ, टच गाय कल्चर। एंड द 7th इज फोर्ट्रेस कल्चर। नाम समझ के तो अब बोलगा कि क्या क्या बोल के चली गई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं। जितना ये सारे वर्ड्स आपको हेवी लग रहे हैं और समझ के बाहर जा रहे हैं कि क्या क्या बोल रही है, उतने इन सारे चीज़ों का मीनिंग है जो ईजी है। चलिए, फर्स्ट है नॉर्मेटिव कल्चर। नॉर्मेटिव कल्चर से आपको पहले तो नॉर्मेटिव वर्ड से पकड़ो, ये नॉर्मल चीज़ों की बातें कर रहा है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि वर्ड्स को पकड़ना सीखिए तो चीज़ें आधा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नॉर्मेटिव कल्चर यानी कि नॉर्मल चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक ऐसा कल्चर जो शुरू से चलते आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि हमारा कल्चर है
कि हम इफ़ेक्टिव तरीके से काम करते हैं, यानी कि इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस जो है हमारे यहाँ बरकरार होना चाहिए। तो एक नॉर्मल कल्चर है जो ये सुबह शुरू से चलते आ रहा है, तो चलते आ रहा है। लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक कल्चर्स होते हैं, कोई कोई ऐसे ऐसे कल्चर होते हैं जो स्पेशल तौर पे यूज़ किए जाते हैं। उस अब आगे आपको वो पढ़ना है। देखो, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कल्चर्स पे बिलीव करता है, मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो चलिए इस अब आगे वाला पढ़ते हैं हम। प्रैग्मेटिक कल्चर। प्रैग्मेटिक कल्चर क्या होता है? देखो, प्रैग्मेटिक कल्चर जो होता है वही है ना कि ये कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा बिलीव करता है। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो वर्क कर रही हैं, वो हमारे कंट्री में हो या अनदर कंट्री में हो, वर्ल्ड वाइड जैसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनका एक प्रैग्मेटिक कल्चर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं। प्रैग्मेटिक कल्चर का मतलब होता है प्रैग्मेटिक, पहले तो लिखिएगा प्रैग्मेटिक, मैं स्पेलिंग बता रही हूँ, PRAGMATIC एंड कल्चर। प्रैग्मेटिक कल्चर जो बिलीव करती हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे, यानी कि उनका जो बिलीव है, उनकी जो सिद्धांत चली आ रही है, वो सबसे ज़्यादा फोकस करती है कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पे, कि कंज्यूमर कितना सेटिस्फाई है, हमारी प्रोडक्ट है या सर्विस है, मैटर नहीं करता। प्रोडक्ट है तो उससे कितना सेटिस्फाई है, या फिर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे कितना सेटिस्फाई है। तो उस सिद्धांत पे वो अपने काम का तरीका जो है वो सेट करेगा। जिस सिद्धांत को वो यूज़ कर रहा है, प्रैग्मेटिक कल्चर को यूज़ कर रहा है, यानी कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है उसका मेन जो है सिद्धांत, तो उस तरीके से वो अपने काम के सिस्टम को मैनेज करेगा कि हमको सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना है, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पे करना है। तो उसके तौर तरीके सब चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन से, ना कि उसके सेल्फ प्रॉफिट से, या कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव को भी वो अचीव करना चाहेगा, ज़रूर चाहेगा, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा जो ध्यान रहेगा, उसके तौर तरीके काम करने के सबसे ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान में रख के रहेगी कि कंज्यूमर उससे कितना सेटिस्फाई है, कितना सेटिस्फाई नहीं है, वेयर एवर इट्स प्रोडक्ट और सर्विस बोथ जो हो। ठीक है, देखिए थर्ड आता है एकेडमिक कल्चर। एकेडमिक कल्चर का मतलब होता है, ये एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, कुछ कंपनी ये एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ वाली कल्चर है ये एकेडमिक। एकेडमिक कल्चर का मतलब होता है कि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो क्वालिफिकेशन पे नहीं जाती हैं आपके, बिल्कुल इसका एग्जैक्ट एम ही नहीं कि वो आपके क्वालिफिकेशंस पे नहीं जाती कि आपके पास डिग्री कितने हैं, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, कहाँ तक नहीं पढ़ाई की है। वो आपके एक्सपीरियंस पे जाएगा, वो आपके एक्सपीरियंस पे जाएगा कि आपने काम कितना किया है, आपने एक्सपीरियंस कितना लिया है, और आपके पास स्किल पावर कितना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमको डिग्री से मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारे दिमाग से मतलब है। डिग्री तुम्हारे पास कम है, लेकिन अगर तुम्हारी स्किल तेज है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस बहुत है, तो देन डिग्री इज़ नॉट नीडेड। मुझे काम चाहिए, काम चाहिए, स्किल चाहिए, जिस तुम्हारे पास वो स्किल्स अवेलेबल है, तौर तरीके तुम्हें पता है कि काम कैसे की जाती है, तुम एक एक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें अनुभव है, तो उस चीज़ तन वो आपको सेलेक्ट कर लेगा। तो एकेडमिक कल्चर चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो क्वालिफिकेशंस पे नहीं, व्यक्ति के स्किल पावर पे ध्यान देती हैं। तो वो कल्चर चलते आ रहा है उसके ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि हमको क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है, हम जब भी ज्वाइनिंग लेटर थमाएंगे इस स्किल वाले को ही थमाएंगे, उसको ही हम अपने यहाँ जॉब देंगे। तो ये एक कल्चर ही है, ये कल्चर है कि हमारे यहाँ स्किल को देख के जॉब मिलती है, हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन को देख के जॉब नहीं मिलती है। समझ गए आप लोग? समझ रहे होंगे आप लोग कि अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग बिलीफ सिस्टम है। इस कंपनी का क्या बिलीफ सिस्टम है कि क्वालिफिकेशन वाले आते भी हैं और अगर वो नहीं ठीक से काम करते हैं तो फिर तो हम लॉस में चले जाएंगे, लेकिन अगर स्किल वाले आते हैं तो वो काम कर देंगे तो वो प्रॉफिट में चले जाएंगे। यानी कि उन्हें स्किल वालों पे ज़्यादा भरोसा है, क्वालिफिकेशन वालों पे कम बिलीफ है उन्हें। तो बिलीफ से ही कल्चर चलती है, मैंने बताया था, जिससे जो चीज़ पर विश्वास रहेगा उसी चीज़ को ही चलाते जाएगा और आगे बढ़ाते जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? फोर्थ, बास्केटबॉल टीम कल्चर। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बास्केटबॉल टीम कल्चर्स चलाते हैं, इनका मतलब होता है कि आप बास्केटबॉल टीम कल्चर अपने टीम को सबसे ज़्यादा ये ट्रेनिंग देने में, उन्हें ये करने में, उनके जो है यूनिटी को बनाने में ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी कि
इनका क्या होता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बाद की बात है, सब कुछ बाद की बात है। पहले क्या करो, सबसे ज़्यादा हम फायदा में कब रहेंगे, जब हम अपने टीम को ट्रेंड कर देंगे। जब हम अपने टीम को ट्रेंड कर देंगे, बेस बना देंगे, हम बेसबॉल टीम कल्चर इसका नाम ही है, उसका बेस हम मजबूत कर देंगे, तो अपने आप सारी चीज़ें जो है, हमारे एम्प्लॉयज़ का बेस अगर मजबूत हो जाएगा तो अपने आप सारी चीज़ें जो हैं वो होती जाएंगी। तो अलग अलग कल्चर के अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, आप किसी को भी खराब या किसी को भी सही नहीं बोल सकते हो। जो प्रैग्मेटिक कल्चर है वो बिलीव कर रहा था सेटिस्फैक्शन पे, एकेडमिक कल्चर है वो बिलीव कर रहा था स्किल पावर पे, बास्केटबॉल टीम कल्चर है ये बिलीव कर रही है टीम पे। तो ये इन सारों का अलग अलग बिलीव है, अलग अलग तरीका है अपने अपने कल्चर को प्रमोट करने का। लेकिन आप किसी को बुरा या खराब नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये जो भी इनकी इनकी जो एक एक सिद्धांत चलते आ रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन वाली सिद्धांत भी अपने जगह सही है, प्रैग्मेटिक जो है, एकेडमिक सिद्धांत भी अपने जगह सही है, बास्केटबॉल टीम सिद्धांत भी अपने जगह सही है कि हम टीम को ही जब तक ट्रेन नहीं करेंगे तब तक हम काम कैसे करेंगे। फिफ्थ देखिए, बेट्स योर कंपनी कल्चर। इसका मतलब होता है रिस्क। जो कंपनी रिस्क लेते चली आ रही है शुरू से, उसका कल्चर ही है कि वो नए नए चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करती है, रिस्क लेती है और उसको लॉन्च कर देती है मार्केट में। चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, मुझे मतलब नहीं है कि वो क्या करेगा क्या नहीं, हमको रिस्क लेके देखना है। और आई होप कोई भी रिस्क कब कब लेता है, एक होप के साथ ही लेता है। अगर आप होप आपके पास नहीं है कि वो प्रॉफिट में जाएगा तो आप रिस्क नहीं लोगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो दिल के बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि दिल के मजबूत ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते हैं, उसके जो होते हैं मैनेजर्स होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, वहाँ के वर्कर्स होते हैं। तो ये लोग रिस्क पर बिलीव करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या चलते आ रहा है, रिस्क। वो ऑर्गेनाइजेशन रिस्क बेसिस पे चलती है, वो जब आएगी रिस्क लेके आएगी और वो मार्केट के कंडीशन पे बिलीव करता है कि उनका रिस्क जो है सक्सेस होगा या फेलियर होगा। समझ रहे हो, आप नए नए रिस्क लेती है। बेट्स योर कंपनी कल्चर, नए नए रिस्क को लेने में भरोसा करती है। इनके कंपनी का सिद्धांत है रिस्क लेना, ठीक है, इनके ऑर्गेनाइजेशन का। सॉरी, टफ गाय कल्चर। देखो, टफ गाय कल्चर जो है वो प्रैग्मेटिक कल्चर और बेसबॉल टीम कल्चर दोनों को मिला के बनता है। दोनों ही इसमें कल्चर सिद्धांत जो हैं वो लागू किए जाते हैं। जैसे कि प्रैग्मेटिक कल्चर में मैंने बताया, प्रैग्मेटिक कल्चर जो होता है वो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पे बिलीव करता है, और बास्केटबॉल टीम कल्चर जो है वो क्या, टीम के ट्रेनिंग पे बिलीव करता है कि हमारी एम्प्लॉयज़ का जो टीम है, कंज्यूमर का नहीं, एम्प्लॉयज़ का जो टीम है, उनको ट्रेंड हम कैसे करेंगे और उनको ट्रेंड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही हम कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देंगे। पहले इनको ट्रेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये टच गाय कल्चर जो है वो इन दोनों चीज़ों पे बिलीव करता है, यानी कि फीडबैक बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर्स का, क्योंकि उन्हीं के भरोसे तुम्हारा मार्केट चल रहा है। लेकिन बास्केटबॉल टीम कल्चर के तरह ही इसमें एम्प्लॉयज़ के फीडबैक पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि चला तो रहे हैं वही काम, तो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं और जो बायर्स हैं वो आपकी चीज़ों को खरीद रहे हैं, तो आपकी जो मार्केट है वो चल रही है। तो ये बिलीव करता है दोनों ही सिद्धांतों पर, कंज्यूमर का भी फीडबैक लो और तुम्हारे यहाँ एम्प्लॉयज़ जो हैं उसका भी फीडबैक लो। तो अकॉर्डिंग टू मी टफ गाय कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर, जो दोनों चीज़ों पर ध्यान देता है। समझे आप लोग? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कौन सी कल्चर पसंद आई है, सातों कल्चर में से आपको कौन सी कल्चर पसंद आई है। टच गाय कल्चर इसलिए मुझे बेस्ट लगा क्योंकि ये कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर के फीडबैक को बहुत ध्यान में रख के बनाया गया, एंड प्लस एम्प्लॉयज़ के फीडबैक को भी प्रमोट करता है कि एम्प्लॉयज़ एंड कंज्यूमर्स बोथ की फीडबैक चाहिए मुझे, क्योंकि दोनों से मिलके मार्केट चल रही है। हम प्रोड्यूसर्स अगर प्रोडक्ट या सर्विस बनाना छोड़ देंगे तो बायर्स खरीदेंगे क्या, और बायर्स अगर खरीदना छोड़ देंगे तो फिर वो बेचेंगे क्या। तो दोनों की इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। सेवेंथ है फोर्ट्रेस कल्चर। देखो, फोर्ट्रेस कल्चर भी एक बेस्ट कल्चर है जो आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। फोर्ट्रेस कल्चर का मतलब होता है ये आपको एक कल्चर चलती आ रही है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक स्टेबिलिटी देते हैं कि उनको काम से लॉन्ग टर्म तक उनको काम से नहीं निकाला जाएगा। उनसे अगर छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाती है, लापरवाहियाँ हो जाती हैं, तो हम उनको स्टेबिलिटी का
एक ये देते हैं कि जब तक वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर देते हैं, यानी कि गैर कानूनी काम नहीं कर देते हैं, कोई लॉ के खिलाफ काम नहीं कर देते हैं, तो उतना कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं गैर कानूनी, तब तक हम उनको काम से नहीं निकालेंगे, जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत कम होता है। बहुत ही कम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस बेनिफिट को देते हैं कि हम आपको स्टेबिलिटी देते हैं कि सालों सालों तक आपका जो है इस यहाँ पर आप स्टेबल हो, यहाँ पे काम करने के लिए छोटे मोटी लापरवाहियों गलती के लिए हम आपको बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस मामले में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस से लाख गुना ज़्यादा बेटर होती है। क्यों होती है? क्योंकि स्टेबिलिटी देती है एम्प्लॉयज़ को। सरकारी कर्मचारियों को नौकरी की बहुत स्टेबिलिटी है, वो कैसे भी छोटे मोटे गुस्ताखियों को लेके उनको नौकरी से नहीं निकाला जाता, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ गुस्ताखियाँ देखेंगी तो आपको हिंट करने लगेंगी, वो आपको प्रेशराइज करने लगेंगी। कुछ लापरवाहियाँ हो गई आपसे, आपने ज़्यादा लीव ले लिया, आपने कुछ भी कर दिया, छोटे मोटे मिस्टेक कर दिए, थोड़े मोटे लीव ले लिया, अगर ज़्यादा लेने लगे आपसे अनबन करना स्टार्ट हो जाएगा। अनबन के बाद आपकी जो है एग्रीमेंट वो वहाँ पे स्टेबल नहीं होती है कि आपको उस पीरियड तक हम यहाँ पे रखेंगे। आप हो एग्रीमेंट बेसिस पे हो, लेकिन उनका जब माथा फिरेगा तो आपको वो हटा सकते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप ये नहीं सोचना कि सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, जो बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही इस सुविधा को देते हैं, स्टेबिलिटी की सुविधा को देते हैं, आपको एक भरोसा देते हैं कि आप लंबे लंबे समय तक मेरे यहाँ काम करेंगे। छोटे मोटे गुस्ताखियाँ लापरवाहियों के लिए आपको यहाँ से रिज़ाइन करके नहीं जाना पड़ेगा, हम आपको यहाँ से टॉर्चर नहीं करेंगे कि आप काम छोड़ के चले जाओ, जब तक आप कोई गैर कानूनी या गलत काम नहीं कर देते। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सरकारी जॉब्स जो हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है। जो हमारे पेरेंट्स जैसे कि कर रहे हैं, उनको नौकरी जाने का कोई गम नहीं है, लेकिन प्राइवेट वाले जो है ना, उनको हादसा लगे रहती है कि ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो स्टेबिलिटी के मामले में गवर्नमेंट जॉब बहुत सुपर्ब जाती है। तो फोर्ट्रेस कल्चर का मतलब यही होता है, ठीक है। सातों कल्चर मैंने आपको बता दिया है ऑर्गेनाइजेशन का। अगेन आई रिपीट, मैं तो लास्ट में रिपीट करती हूँ। नॉर्मेटिव कल्चर, जो नॉर्मल कल्चर शुरू से ऑर्गेनाइजेशन में चलते आ रही है, नॉर्मल कोई भी कल्चर, जनरल कल्चर हो गया। सेकंड, प्रैग्मेटिक कल्चर, जो इस सिद्धांत पे बिलीव करता है कि एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन पहले आती है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पहले आती है। तो फर्स्ट सिद्धांत है उसका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उसके बाद वो किसी चीज़ को देखेगी। एकेडमिक कल्चर, जो क्वालिफिकेशन पे बिलीव नहीं करती, एम्प्लॉयज़ के स्किल पावर पे बिलीव करती है, उसको कहते हैं कि उसकी सिद्धांत चलते आ रही है कि हम क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं लेंगे, हम स्किल पावर के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ जॉब में लेंगे। बास्केटबॉल टीम कल्चर, जो अपने टीम को, जो टीम उसके साथ वर्क कर रही है, उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। पहले मेरे को टीम पे ही सारा फोकस करना है, रिजल्ट क्या आता है देखेंगे, लेकिन पहले हमको सारा फोकस अपना टीम पे करना है। बेट्स और कंपनी कल्चर, रिस्क लेने की आदत है इसे, इसके सिद्धांत में रिस्क है, हमको रिस्क लेना है। शुरू से उसकी ऑर्गेनाइजेशंस जो है रिस्क लेते आ रहे हैं। टच गाय कल्चर, जो मैंने बेस्ट बताया, जो दोनों चीज़ों पे ध्यान देती है, एम्प्लॉयज़ के फीडबैक पे एंड कंज्यूमर फीडबैक पे। कंज्यूमर का क्या फीडबैक है और एम्प्लॉयज़ का क्या फीडबैक है, दोनों क्या है, उससे दोनों चाहिए कि एम्प्लॉयज़ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनका क्या फीडबैक है हमको लेके, वो खुश है कि नहीं, हम जिस तरीके से उनसे काम करवा रहे हैं वो खुश है कि नहीं, जैसे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो खुश है कि नहीं। और एम्प्लॉयज़ के फीडबैक पे तो ध्यान देती ही देती। तो ये बेस्ट कल्चर होता है मेरे हिसाब से। लेकिन आप बताओ, मैंने आपसे पूछा है कि आपको कौन सा कल्चर बेस्ट लगा, तो अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो बताओ। एंड फोर्ट्रेस कल्चर जो होता है, इट इज़ ऑल्सो वेरी बेस्ट कल्चर, कि आप कहीं जॉब लेने जा रहे हो तो आपको एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए कि हाँ, लंबे वक्त तक एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए कि छोटे मोटे मिस्टेक, लापरवाहियों से मुझे टॉर्चर नहीं किया जाएगा, मुझे रिज़ाइन दे के टेंशन की वजह से रिज़ाइन दे के जाना ना पड़े। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा मिलता है। बहुत कम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ये सुविधा को देते हों, बहुत कम है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ख़त्म होता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर,
मैंने 7 टाइप्स आपको बता दिए हैं। एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे, 3 चीज़ें बताएंगे, वेट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इतने देर के लिए मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। जल्द आएंगे हम नए वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।